5 मिनट लगेगा, फिर चलते हैं बाहर चाय पीने। स्वागत है आपका। दिल्ली में आज आप आए हुए हैं, क्या प्रोग्राम यहाँ किया गया है, क्या मोटिव है, और फिर बात करते हैं। देखिए, आज हम भारत के लोग एक संगठन है, उनके लोगों ने मुझे बुलाया था इस कार्यक्रम में। भारत के संविधान के प्रस्तावना में समाजवाद और सेकुलर, ये दो शब्द बहुत अहम हैं। इन दोनों शब्दों को भारतीय जनता पार्टी पिछले लंबे समय से हटाने की साजिश रच रही है, और अभी पिछले दिनों उसने नए सिरे से प्रयास किया कि इन दोनों शब्दों को हटाया जाए, जबकि सुप्रीम कोर्ट अपने दो अहम फैसलों में ये कह चुका है कि संविधान की प्रस्तावना से कोई छेड़छाड़ नहीं किया सकता। अभी पिछले साल ही नवंबर में भी सुप्रीम कोर्ट ने आरएसएस भाजपा के इस मंशा को खारिज किया, उनकी याचिका को खारिज की कि समाजवाद और सेकुलर शब्द नहीं हटाया जा सकता। बावजूद उसके भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के लोग इन दोनों शब्दों को हटाने की बात कर रहे हैं, जो कि कोर्ट की अवमानना है। आश्चर्य की बात यह है कि हमारी न्यायपालिका इस अवमानना पे चुप है, जबकि उसको इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए था। तो आज एक बहुत अहम कार्यक्रम था, जिसमें बड़े वकील सुप्रीम कोर्ट के संजय हेगड़े जी, शारिक अब्बासी साहब और बड़े पब्लिक इंटेलेक्चुअल अनिल चमड़िया जी भी आज इस कार्यक्रम में आए थे। सर, क्या मान रहे हैं आप? 400 पार के लोग बात कर रहे थे, हालांकि पब्लिक ने और कांग्रेस ने रोक दिया, लेकिन बड़ी विडंबना है कि मात्र 37% वोट इनके पास और बाकी सब आपके पास है। उसके बावजूद भी आप विपक्ष में बैठे हैं और लाचार दिखाई देते हैं, सम्मेलन करने पड़ रहे हैं। क्या मानते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अफवाहों वाली पार्टी है। वो कुछ न कुछ अफवाह फैला देती है, जिसकी वजह से पहले उनको सफलता मिलती रही है। लेकिन बीजेपी का ग्राफ गिरा है 24 में, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि बीजेपी का ग्राफ गिरा है, इसका मतलब ये है कि समाज में जागरूकता भी बढ़ी है। तो जैसे जैसे जागरूकता बढ़ेगी, भाजपा कमज़ोर होगी। जागरूकता न बढ़े, लोग पढ़े लिखे नहीं, इसीलिए उत्तर प्रदेश में 5,000 स्कूलों को ये बंद कर रहे हैं, और स्कूल न जाएं लोग, नशा करें, इसलिए 25,000 शराब की दुकानें भी खोली जा रही हैं। तो इन सब चीज़ों को आप एक दूसरे से जोड़ करके देखेंगे, हम लोग उसी तरह देख रहे हैं, और हम मान के चल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इस देश की जो जनता है वो अब समझ चुकी है कि ये लोग हमारे संसाधनों पे कब्जा करते हैं। ये लोग, मोदी जी खुद बोलते थे कि भीख मांग के खाते थे, आज आरएसएस का कोई भी आदमी भीख मांग के नहीं खा रहा है। इसका मतलब कि पावर में आने के बाद आपने भीख मांगना बंद किया, लोगों को लूटना शुरू किया। तो ये सब चीज़ें आम जनता समझ रही है, और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पहले बिहार में हारेगी और उसके बाद पूरे देश से इनको लोग आपने बिहार का जिक्र कर ही दिया, तो बिहार में सर अलायंस क्यों हारता है बार बार? क्या वजह मान रहे हैं आप? जो वजह महाराष्ट्र में था, महाराष्ट्र में कैसे हम हारे इस बार, जैसा कि राहुल जी ने अभी कल भी इस बात को कहा उड़ीसा में, कि जो उन्होंने महाराष्ट्र में किया था वो बिहार में भी करना चाह रहे थे। लेकिन जनता पहले ही से जान गई कि इस तरह होने जा रहा है। अगर आपको पता चल जाए कि चोर इस दरवाजे से आया था, कल आज भी आ सकता है, अगर आपको पता रहेगा तो वहाँ निगरानी करेंगे। तो वहाँ की जनता अपने वोटों की निगरानी कर रही है विपक्ष के नेतृत्व में, और मुझे लगता है कि बिहार में चुनाव आयोग भी हारेगा, जो भी चाहे वो जितना ही प्रयास कर ले, भाजपा तो हार ही रही है। सर, आपने महाराष्ट्र का जिक्र किया है, तो मैं भी हरियाणा और दिल्ली का जिक्र कर देता हूँ। दोनों क्यों हार गए फिर? आपको क्या परेशानी है? अलायंस, अगर अलायंस में एक दो पार्टी और आ जाए, दिक्कत क्या है? एआईएमआईएम ने आपको प्रस्ताव दिया, आपने ठुकरा दिया। 24 सीटों पर लड़ते हैं, 5 उन्होंने जीत के दिखाया। अब और कितना नुकसान करेंगे, क्या करेंगे? अभी कोई भी फाइनल थोड़ी ही हुआ है, अभी हो सकता है और भी दल आए इसमें। अभी तो 4 महीना है और रास्ते सबके लिए खुले हुए हैं, और मुझे लगता है कि गठबंधन में और भी दल अभी आएंगे। कौन से दल होंगे ये अलग बात है, लेकिन दल आएंगे, और उन दलों के बहुत सारे नेता भी हम लोगों के संपर्क में हैं, गठबंधन के संपर्क में हैं, कांग्रेस के संपर्क में। तो ऐसा किसी को भी ये बोलने का अवसर नहीं दिया जाएगा कि जो आना चाह रहा था वो आ नहीं पाया। वो पार्टी आएगी या उस पार्टी के नेता आएंगे स्वयं। लेकिन अभी तक कांग्रेस का कोई स्टैंड पर नहीं है कि एआईएमआईएम अंदर आए या ना आए। वो बात अलग है, जेडीयू मैं ने अभी नकार दिया है। सीमांचल में गया था, बहुत सारे नेता एमआईएम के वो खुद कांग्रेस में आ गए। तो आदमी से ही तो पार्टी होती है, अगर उसके लोग हमारी पार्टी में आ रहे चाहते हैं। हैं कि एआईएमआईएम कांग्रेस में शामिल हो जाए, लेंगे नहीं?
मैं क्या कह रहा हूँ, कोई भी पार्टी उसके नेताओं से ही तो पहचानी जाती है, वहाँ उनके कार्यकर्ताओं से ही तो पहचानी जाती है। अभी मैं गया था अररिया में, कम से कम 200 MIM के लोग कार्यकर्ता हमारे यहाँ आ सर, ये गए। तो चलता रहेगा, कांग्रेस वहाँ जाएगी, कांग्रेस के यहाँ आएंगे, कांग्रेस के भाजपा में जाएंगे, ये छोड़ दीजिए। आप मुझे बता दीजिए कांग्रेस का क्या स्टैंड है? अगर AIMIM आपको आमंत्रित कर रही है या आपको प्रस्ताव दे रही है तो आपका क्या स्टैंड है ऑफिस है? मैंने अभी क्या कहा कि MIM के बहुत सारे लोग तो पार्टी सर, ज्वाइन हम कर अपना लिए हमारे यहाँ। आपके यहाँ के भी लोग ज्वाइन करते हैं सर? कहाँ पे? सब जगह करते हैं। करते हैं, लेकिन MIM अभी एक नई पार्टी है। अगर उसकी पूरी यूनिट कहीं, 5 सीटें आई थी सर। देखिए, अगर उसका पूरा यूनिट कांग्रेस के साथ आ गया तो हम क्या कर सकते हैं बताइए? तो ऐसा आपको लगता है कि वो लोग आ रहे हैं चला लोग। जाएंगे? अभी मैं किशनगंज में था 2 दिन पहले, वहां मैंने ज्वाइनिंग करवाई, लोग आ रहे हैं। और किसी के लिए दरवाजा नहीं बंद है, अभी इसमें बहुत सारे दल आगे आ सकते हैं। अभी तो 4 महीना है ना, बहुत सारे दल आएंगे। लेकिन आप मुस्लिम लीडर भी हैं और अब बिहार भी देख रहे हैं। जो AIMIM के लोग, हमारी बात ही हुई है, वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस या JDU या इंडिया लाइन से चाहता ही नहीं है कि मुस्लिम लीडर्स रहनुमाई करें या अपना हक हकूक मांगे या उसमें हिस्सेदारी मांगे। ऐसा उनका आरोप है। ये आरोप इसलिए गलत है कि अब देखिए, MIM के 5 विधायक थे, ठीक है। मैंने कहा ना कि MIM की लीडरशिप कांग्रेस में आ रही है या गठबंधन में जा रही है। वो जीतने के बाद भी भाग जा रहे हैं, पहले भी आ रहे हैं। आपको तो मालूम होगा, 5 विधायक थे, 4 उनके MLA RJD में चले गए, महागठबंधन में आ गए। मेरा मानना है कि अभी रास्ते किसी के लिए बंद नहीं हुए हैं। सारे लोग मिल करके बीजेपी को हराना चाहते हैं और बीजेपी वहाँ पे हार रही है। सवाल साहब, आपने बात की कि महाराष्ट्र की बात की और EVM की बात आई, तो उसके लिए कोई जागरूकता का कोई अभियान आपकी तरफ से या कोई आंदोलन? अब मान लीजिए रोज आपका जेब कटाएगा तो एक दिन आप जागरूक होंगे कि नहीं, फिर आप उसको खोजेंगे कि कौन जेब काट रहा है, फिर चोर पकड़ाएगा भी। तो यहाँ देश में जो सबसे बड़ा चोर है इस समय, वो चुनाव आयोग ही ना है। ये चुनाव जो है, ये ऐसे लोग हैं जो इलेक्शन चुरा ले रहे हैं, जो राहुल जी कह रहे हैं। तो जनता में जागरूकता ही है। अब देखिए, बीजेपी को मालूम था कि हम पकड़ लिए गए हैं, हम हारने जा रहे हैं, इसीलिए अभी चुनाव आयोग जो SIR करवा रहा है उसको लेकर के आ रहा था, लेकिन ये उल्टा पड़ गया उनके लिए। लोगों में जागरूकता आ गई है, लोग समझ रहे हैं, इसीलिए सबके पास कागज पत्र भी है। बीजेपी अभी 4 दिन से टीवी पे क्या चला रही है कि जो सीमांचल का इलाका है वहाँ आबादी से ज़्यादा वोटर ID कार्ड बन गए हैं, ठीक है, आधार कार्ड बन गए, सॉरी। अब वो चैनल ये नहीं बता रहा है कि आधार कार्ड का आंकड़ा 2025 का है और जाति का ये जो जनगणना हुआ था वो हुआ था 11 में। तो ये आपको नहीं बताएगा कि देखिए इतनी आबादी है, इतना आधार कार्ड बन गया। तो ये सब लोग लगे हुए हैं लोगों को डाइवर्ट करने में, लेकिन लोग जागरूक हैं, लोग खुद ही इस बात को कह रहे हैं। लोग जागरूक हैं, तो फिर ये महाराष्ट्र में जिस तरह से हुआ था इलेक्शन, महाराष्ट्र का कई बार होता है कि चोरी होने के बाद लोग जागरूक होते हैं, तो अगली बार चोर नहीं आ पाता है। तो चोर ने महाराष्ट्र में लोगों का वोट चुराया, लेकिन वो चोर जब बिहार गया तो बिहार के लोग लाठी लेके खड़े सर, हैं। अब दूध का जला छाछ में फूंक मार रहा है। आखिरी सवाल ले लेता हूँ, बस आखिरी। अलायंस में कितनी पार्टियां रहेंगी? क्या AIMIM के अलावा, छोड़ दीजिए, आम आदमी पार्टी आपके साथ थी, दिल्ली में अलग हो गई, हरियाणा में अलग हो गई, यहाँ भी अलग लड़ने का प्लान? अलायंस पे कुछ नहीं कहा सकता, सबके लिए दरवाजे खुले। जो कॉमन already मिनिमम एजेंडा है बिहार में, जिसको लगता है कि हमारा यहाँ दावा मजबूत है, वो वहाँ लड़ रहा है। जिसको लगता है कि नैतिक समर्थन करना चाहिए गठबंधन को, नैतिक समर्थन कर रहा है। सिर्फ पार्टी के समर्थन से थोड़ी होता है, वैचारिक, नैतिक, हर तरह का समर्थन लगता है। तो मेरा मानना है कि बिहार में अब लोगों ने एक स्पष्ट रेखा खींच चुकी है। कुछ लोग हैं जो बीजेपी के साथ हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे चुनाव का घोषणा होगा और एक तरह से ये मैसेज आएगा कि अब JDU का कोई वजूद नहीं बचा है। आप देखेंगे JDU के जितने भी पिछड़े, दलित और प्रगतिशील विचारों वाले उनके नेता हैं, वो सब महागठबंधन में भाग करके आएंगे। सर, सेकुलर वोटर का बिखराव ना हो, क्या करेंगे? भाई गठबंधन बना है ना, कहाँ कोई बिखराव हो रहा है? अगर बिखराव के भरोसे बीजेपी रहती तो ये SIR क्यों लेके आती? उसको पता है कि सब इंटैक्ट है, उनको पता है कि हर विधानसभा में हम 20,000 वोट से हारने जा रहे हैं। इसीलिए चुनाव आयोग ने बोला है कि हम तो मान के चल रहे थे कि 20% लोगों का हम नाम निपटा देंगे। जो बाहर जो रह रहे हैं लोग, उनका नाम निपटाएंगे? उनका निपटाएंगे, जो वहाँ रह रहे हैं उनका भी निपटा देंगे। इनको पता है कि कौन हमारा वोटर नहीं है, ठीक है, लेकिन जनता जागरूक है तो जनता नहीं होने दे रही है। ठीक है, मेरा मानना है 100 साल पहले इस देश में कोई संविधान नहीं था, तो इसका कोई गारंटी नहीं है कि 50 साल बाद या 20 साल बाद या 100 साल बाद संविधान बने। कोई पत्थर की लकीर नहीं है।
जैसे पेड़ होता है उस पर पानी पड़ता रहता है तो पेड़ हरा भरा रहता है, पानी नहीं पड़ता है तो सूख जाता है। कोई अच्छी इमारत है, देख रेख होती है तो बची रहती है, और अगर वो देख रेख नहीं हो पाएगी तो फिर उसको आप बचा नहीं पाएंगे। बहुत सारे लोग ये मान के चलते हैं कि जैसे संविधान कोई ऐसी चीज है जो हमेशा रहेगी। मेरा मानना है कि ऐसा होता नहीं है। समाज जैसा होता है वो अपने लिए संविधान वैसा ही बनाता है। समाज को बनाती हैं सियासी पार्टियां, लोग। मान लीजिए एक जमाने में हमने देश को, आवाम को सहमत कर लिया था कि हमको ऐसा संविधान बनाना है जिसमें सब बराबर होंगे। बहुमत इस विचार के साथ थी तो ऐसा संविधान बन गया। हालांकि हम संविधान के हिसाब से आचरण पहले दिन से ही नहीं कर रहे हैं, हमको समय लगा सीखने में। संविधान हमारे लिए एक गोल था, आदर्श था कि हमारा लक्ष्य ये है। या 76 में जब इंदिरा जी ने ये शब्द जोड़ा और किन परिस्थितियों में जोड़ा ये भी सबको मालूम होना चाहिए, मालूम होगा। सांप्रदायिक शक्तियों का कॉरपोरेट के साथ जिस तरह से गठबंधन बना, देश के अंदर एक अराजकता फैलाया गया, माहौल खराब किया गया, और उससे पहले 26वां या 28वां संशोधन करके इंदिरा जी ने प्रीवी पर्स खत्म किया था। तो तमाम ऐसे लोग जो संविधान विरोधी शक्तियों को फंड करते थे, वो सब इकट्ठा हुए और उनको लगा कि देश में एक अराजकता का माहौल बनाना चाहिए। इस बात को उस समय के देश के नेतृत्व ने समझा था। बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ, बैंक आम आदमी को टैक्स देने लगा, ये किसी को अच्छा नहीं लगा। कोयला के जो खदान हुआ करते थे जिसमें निजी मिल्कियत हुआ करती थी, उसका राष्ट्रीयकरण हुआ, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, तो बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता। दलित समाज के लिए तो बहुत ही बुरा था वो समय, लेकिन उस समय के नेतृत्व ने इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए उनको लगा कि अगर हम ऑफिशियली एक सेकुलर मुल्क नहीं होंगे, ऑफिशियली एक समाजवादी मुल्क नहीं होंगे, तो फिर चीजें गड़बड़ हो जाएगी। अभी मैं एक दिन आजमगढ़ के हैं, मैं नाम भूल रहा हूं उनका, रतनलाल जी का एक इंटरव्यू सुन रहा था उनके साथ। दलित डायरी जो लिखा करते थे सर पाइनियर पे, चंद्रभान जी, उन्होंने कहा कि एक धारणा ये थी, उस समय जाटो बिरादरी को सरकारी दामाद कहा जाता था। ठीक है, ये एक धारणा थी कि इंदिरा गांधी जी ने और कांग्रेस ने दिमाग खराब कर दिया है। वो एक उदाहरण दे रहे थे कि उनके जौनपुर के कोई मामा थे, उनको किसी सामंती आदमी ने कहा कि आप मूंछ कब से रखने लगे, पहले तो मूंछ नहीं रखते थे, इंदिरा गांधी ने आपका दिमाग खराब कर दिया, इमरजेंसी हटेगी तो सबसे पहले तुम्हारा मुंह उखाड़ेंगे। आप समझ सकते हैं किस तरह की स्थितियां रही होंगी। तो ये सब सोच समझ करके उस समय के नेतृत्व ने ये तय किया, और आरएसएस बीजेपी को हमेशा से इन शब्दों से दिक्कत था। आज वो ताकत में है तो आप यकीन मानिए कि उसको बदल सकते। आप क्या कर लेंगे? जुडिशियरी में उनके लोग शामिल हैं, राज्यसभा में केजी अल्फोंस एक राज्यसभा के सदस्य हैं, उन्होंने प्रस्ताव लाया और उसका वीडियो आप देखेंगे, सारे लोग कह रहे हैं नो, ये स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्राइवेट मेंबर बिल था कि समाजवाद और सेकुलर शब्द हटा दिया जाए। सारे लोग की आपकी आवाज आएगी कि आप इसको स्वीकार नहीं कर सकते, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। एक आदमी का उसमें से आवाज आ रहा है, और एक बड़े पत्रकार हुआ करते थे, बड़ा सम्मानित आदमी थे, हमारे जिले के ही हैं, वो आदमी उपसभापति, और कह रहा है कि नहीं नहीं, यस बोलने वालों की तादाद ज्यादा है ना। ये एकदम सामने उसका वीडियो आप देखेंगे, सब कुछ है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीजें कैसे स्वीकार कर ली जाती।
सुब्रमण्यम स्वामी कोर्ट जाता है और सुप्रीम कोर्ट के सामने 2 फैसले हैं, एसआर घुमई केस का, एक और केस का। सुप्रीम कोर्ट में यूयू ललित के समय ये याचिका स्वीकार हो जाती है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल का रिव्यू करेंगे। उस समय से हम लोगों ने इस पे कुछ ना कुछ करना बोलना शुरू किया। मेरा ये मानना है कि ये कोई धार्मिक पुस्तक नहीं है, कोई आसमानी किताब नहीं है कि ये जैसी थी वैसी ही रह जाए। अगर संविधान को बदलने वाले लोगों की तादाद ज्यादा होगी, वो सोच ज्यादा होगी, तो संविधान बदल जाएगा। हम लोग के अपने सामने देशों के नक्शे नहीं बदल रहे हैं क्या? बहुत सारे मुल्कों के नक्शे बदल गए हैं। हम लोग पढ़ते थे सीबीएसई की किताब में रूस का बहुत बड़ा फोटो रहता था, अब पता नहीं कहां कहां उसके टुकड़े कहां कहां गिरे हैं। तो ऐसा हम मान के नहीं चल सकते कि संविधान नहीं बदल। और जब आप ये मान के चलेंगे कि ये बदल सकता है, तब आपको ज्यादा सक्रिय होने का एहसास होगा कि हमको ज्यादा इस पे बोलना। मैं तो मानता हूं इस बात को कि 15 अगस्त 26 जनवरी के बाद इस देश में कोई सबसे बड़ा राष्ट्रीय त्योहार होना चाहिए, तो 3 जनवरी होना चाहिए। मैंने एक बार अनिल जी से कहा भी था कि सर इस पे कोई एक लेख लिखना चाहिए, आपको कॉलम लिखता है बाद में। फिर उसी दिन ये बात आई कि सावित्री वो फातिमा शेख और स्कूल का भी शायद उसी दिन का वो था। उसी दिन 1977 में भारत का ये जो 42वां अमेंडमेंट है, उसी दिन से हमने ऑफिशियली उसको स्वीकार किया, उस दिन से वो लागू हुआ। लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं? कोई सियासी हलचल इस पे है क्या? इसके मुद्दे पे चक्का जाम नहीं होना चाहिए या किसी बड़े मैदान में रैली नहीं होना चाहिए? आप हर चीज को पॉलिटिकल नफा नुकसान के एंगल से नहीं देख सकते। आप अगर सोचें कि हम इस पे बोलेंगे तो कोई वोट नाराज हो जाएगा, तो ये अप्रोच तो बहुत प्रीमेच्योर, पॉलिटिकली भी देखा जाए तो ये तो बहुत सही अप्रोच नहीं है। और इस देश में अधिकतर सियासी पार्टियां, अधिकतर राजनेता इस तरह से सोचते हैं, इसलिए हम लोगों को उनके ऊपर भी सोचना पड़ेगा। अब देखिए बीजेपी कैसे इस्तेमाल कर रही है अम्बेडकर के नाम को। उनके लोग कह रहे हैं कि अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया उसके प्रीएम्बल में ये नहीं था, लेकिन अम्बेडकरवादी पार्टियां क्या कह रही हैं? मायावती का कोई स्टैंड आया? अठावले मान लीजिए उधर है, चिराग पासवान कुछ बोल रहा। मुझे लगता है कि एक बेसिक प्रॉब्लम क्या है, कांशीराम के इंटरव्यू सुनेंगे या मायावती के, तो ये बोलते रहे हैं कि जो मुसलमान है हमारा नेचुरल अलाई है, क्योंकि ये भी पहले दलित थे, ये कन्वर्ट नहीं हुए, ये कन्वर्ट हो गए, हम कन्वर्ट नहीं हुए, इसलिए हमारा नेचुरल वोटर है। यानी कि वो मुसलमानों की स्वतंत्र धार्मिक पहचान को स्वीकार करने के लिए इस देश की जो मौजूदा दलित राजनीति है वो तैयार नहीं है। वो भी मान रहे हैं कि ये पहले हिंदू थे, दलित थे, सच्चाई भी है, 99% मुसलमान यहाँ के पिछड़े रहे होंगे, दलित रहे होंगे, लेकिन उनकी जो नई पहचान है उस पहचान को आप स्वीकार नहीं कर रहे। इसमें और आरएसएस के इस विचार में क्या अंतर है, जो मानता है कि सारे लोग पहले हिंदू थे और उसमें उनकी घर वापसी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। इस पूरे मुद्दे पे अंबेडकर को मायावती डिफेंड नहीं कर रही है, अठावले डिफेंड नहीं कर रहे, चिराग पासवान या जितने भी दलित राजनीति के लोग डिफेंड नहीं कर पा रहे। तो ये इस देश के दलित राजनीति के आइडियोलॉजिकल क्राइसिस को भी इस घटना ने दिखाया है और साबित कर दिया है कि आरएसएस अगर चाहेगा तो अंबेडकर के चेहरे को आगे करके दलित समाज के अंदर भी विभाजन कर सकता है। ये एक समस्या उसके सामने इस घटना ने इसको उजागर कर दिया है। किसी भी चीज का भी आप मिसयूज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको बोलना तो होगा। आप बोल नहीं रहे, सियासी पार्टियां डरी हुई हैं। लेकिन मेरा मानना है कि इस देश के संविधान में जो पहला पंक्ति है, जिसका नाम मसीहुज्जमा और तमाम लोगों ने संगठन के निर्माण में लिया है,
हम भारत के लोग हैं, वो हम भारत के मुसलमान, हम भारत के दलित, हम भारत के हिंदू, हम भारत के बसपाई सपाई कांग्रेसी तो नहीं ना है। तो ये हम एक धारणा है हमारे यहाँ कि डेमोक्रेसी बचाने का, सेकुलरिज्म बचाने का या किसी भी चीज को बचाने की जिम्मेदारी पॉलिटिकल पार्टी, ये एक बुनियादी समस्या सोच के स्तर पे हमारे यहाँ है। इसलिए हम क्या करते हैं कि बहुत सारे अहम मसलों को हम सियासी पार्टियों के हवाले छोड़ देते, ठीक है, और फिर हम देखते हैं कि हम आम आदमी के बतौर, इस भारत के नागरिक के बतौर जो सोचते हैं और जिस पार्टी को वोट देते हैं उसमें और वोटर में जमीन आसमान का अंतर है। वोटर कुछ और चाहता है, आप कुछ और चाहते हैं। ये स्थितियां आपको उधर ले जाएंगी जहां डेमोक्रेसी अपने आप आपके देश में खत्म हो जाए। इस पे बहुत सारी किताबें आई हैं कि लोकतंत्र कैसे खत्म हुए हैं। आप उस तजुर्बे से गुजरेंगे तो लगेगा कि आपके साथ हो रहा है। जैसे बीजेपी ने क्या किया है, अगर आप किसी एक आदमी से पूछे, नागरिक के बतौर सरकार से वो खुश नहीं है, लेकिन वो अपने सरनेम और बिरादरी के बतौर सरकार से खुश है, ठीक है। संविधान ने हमको नागरिक की तरह सोचना सिखाया, बीजेपी हमको झुंड की तरह सोचना सिखाया। और संविधान बनने और संविधान से पहले का और क्या अंतर है? यही ना अंतर है कि पहले हम झुंड की तरह सोचते थे, ठीक है। बीजेपी चाह रही है, मोदी चाह रहा है कि हम इदारों पर भरोसा करना बंद कर दें। जैसे आम दलित पिछड़े के पास जाइए, मुसलमान के पास जाइए, पुलिस पे भरोसा नहीं करता, नेता पे भरोसा नहीं करता, मीडिया पे भरोसा नहीं करता। आपको लगता है कि भरोसे का संकट है और ये संस्थाएं संकट में आई है, ऐसा नहीं है। वो चाहता है कि ऐसे लोग हों जो इंस्टीट्यूशंस पर से भरोसा करना बंद कर दें, ताकि पूरी तरह से खेल उनके पक्ष में चला जाए। जुडिशियरी भी ऐसे फैसले देगी, आपको लगेगा कि आप न्यायपालिका से नाराज रहें, दुखी रहें, और इस पे तय कर दें कि यार जज के यहां कोर्ट में जाने से फायदा ही क्या है। जैसे जैसे इदारों पे भरोसा कम होगा, आपका नागरिकरण की प्रक्रिया, आपका जो नागरिक होने की चेतना है, इसमें कमी आएगी, इसमें क्षरण होगा, और यही बीजेपी चाहती है। इसीलिए इसी समय हम लोगों को सबसे ज्यादा इंस्टीट्यूशंस को जवाबदेह बनाने पर बात करना, हमको आलोचना भी करना है, लेकिन उनके पास जाना भी है, चाहे वो पुलिस हो, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे आपका कॉन्स्टिट्यूशन और आपके सुप्रीम कोर्ट के लोग। ये हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, और इसीलिए हम लोगों ने ये प्रयास किया कि हम लोग थोड़ा मिल बैठ करके बात करें, और इस भ्रम में ना रहे कि संविधान है तो हमेशा रहेगा। कुछ है तो उसको बचाना भी पड़ता है। बाप दादा कमा के गए हैं और आप उसका हिफाजत नहीं करेंगे तो थोड़े बचेगा, उसको तो बचाना पड़ता है। यहाँ पे हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि अगस्त तक यहाँ बागपत में, बिजनौर में, हापुड़ में, मेरठ में, बुलंदशहर, अमरोहा, जौनपुर, बदायूं, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, अमरोहा, इन 10 जगहों पे हम लोग इसी तरह की बैठक करेंगे। और जो लोग भी उपलब्ध हो पाए दिल्ली में हम में से या कोई भी, आप लोग बुला करके बात करेंगे, क्योंकि निचले स्तर, देखिए बाबा लोगों का कैसे इस्तेमाल हुआ। एक बाबा अभी बयान दिया कि धर्म निरपेक्ष तो कुछ हो ही नहीं सकता। बाबा बोला, उसका बाबा का टीवी पे चल रहा है, कोई बाबा है बड़ा वो, ठीक है। ये सब कभी अखबार में जगह पा सकते थे, क्यों सर? तो कभी नहीं पा सकते थे। अभी पुल गिरा, उसमें महाकुंभ में हुआ ना हादसा, एक आदमी जेल गया। बाबा बागेश्वर घूम घूम के बोला कि कोई नहीं मरा है, सब पुण्य प्राप्त कर गए, स्वर्ग में चले गए। जब देश कमजोर होगा तो जवाबदेही भी कमजोर होगी। और ये प्रक्रिया आज की नहीं है, बहुत पहले से धीरे धीरे चल रहा है। मुझे आज से 15-20 साल पहले सर का अनिल जी का ही मैंने कोई एक आर्टिकल पढ़ा, तो उसमें बात थी, कोई
प्राइवेट मेंबर बिल लाया था, ये बयान दिया था कि समाजवाद का कोई मतलब नहीं रह गया, इसको संविधान से हटाया जाए। मुझे लगता है 15-15 साल पुरानी बात है। आपको लग रहा है कि अभी हंस बोलेगी, क्या उसका नाम है, अभी ये बोल रहा है 20 साल पुरानी बात। आपको लग रहा है कि होश बोले जो है बोला है तब ये शुरू हुआ है, ऐसा नहीं है ना। तो हमको चीजों को जड़ में जा करके समझना होगा, और इस कार्यक्रम का मकसद भी यही है कि हम लोग जगह जगह, जैसे जौनपुर में बहुत शानदार कार्यक्रम पिछले बार मैं गया था तो हुआ था, इसके वजह से बहुत बड़ा इनका स्कूल है। तो हमारे जो भी हमारे जराए हैं, जो भी हमारे इदारे हैं, हम लोगों को बहुत गंभीरता से इस पर बात करना होगा। इसका असर ये पड़ेगा कि पॉलिटिकल पार्टियां भी इस पर बोलना शुरू करेंगी, वही बोल नहीं रही है। उनको लग रहा है कि जब समाज को दिक्कत नहीं है तो हम क्यों बोलते हैं। तो हमको उनको बताना है कि हमको दिक्कत है और आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो आपको भी हम लोग दिक्कत पैदा करेंगे। धन्यवाद। प्रेम हॉस्पिटल एंड मॉड्यूलर टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर पिछले 30 वर्षों से निरंतर आपकी सेवा करते हुए अब और भी बेहतर रूप में बिजली बम्बा बाईपास पे भी स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, 24 घंटे इमरजेंसी एवं ICU, गायनिकोलॉजी, ऑब्स्ट्रेट्रिक्स, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, लेजर सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, इनफर्टिलिटी, पीडियाट्रिक्स, NICU, ट्रॉमा आदि एडवांस्ड सुविधाओं के साथ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। प्रेम हॉस्पिटल, इंस्पायरिंग हीलिंग, एम्पावरिंग लाइव्स, नियर शॉपरेक्स मॉल, बिजली बम्बा बाईपास, मेरठ।